नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय में प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर सेरेमोनियल परेड का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर रैतिक परेड की सलामी ली। इस मौके पर उनके साथ खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। आपको बता दें कि यह दिवस पीआरडी जवानों के योगदान को सम्मान देने और उनके कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीआरडी जवान अच्छे से दायित्व निभाते हैं, हर चुनौतीपूर्ण स्थिति में काम करते हैं। इनके कल्याण के लिए हमने फैसले लिए हैं, मानदेय में भी वृद्धि की गई है। आगे सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने पीआरडी जवानों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। 10 सालों की सेवा पूर्ण होने के बाद सेवानिवृत्त हुए पीआरडी जवानों को 18 लाख रुपए का एकमुश्त सेवा भत्ता भी प्रदान किया गया। तमाम परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले पीआरडी जवानों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। साथ ही दिवंगत पीआरडी जवानों के आश्रितों को आर्थिक सहायता भी वितरित की जा रही है। आज के इस अवसर पर जहां एक और विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले पीआरडी जवानों के हमारे मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं मृत एवं सेवानिवृत्त पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथियों, आप सभी ने धैर्य से, समर्पण से और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। आप लोग प्रदेश में अनेक कामों को आगे बढ़ाते हैं, अनेक कामों का संचालन करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उनको समन्वय में ले जाने का काम करते हैं। चाहे वो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना हो, प्रशासन की सहायता करनी हो, सुरक्षा व्यवस्था देखनी हो, या कहीं लिपिकी कार्यों को और विभिन्न दायित्वों को अत्यंत कुशलता और निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। इसके साथ ही जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि बहुत सारे काम, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हो या प्रत्येक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सबसे पहले पहुंचकर जनजीवन की रक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना हो। आप लोगों ने चारधाम यात्रा के दौरान भी जिस धैर्य से, संवेदनशीलता और सजगता के साथ लाखों लाख श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने आप लोगों के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उनको बहुत विस्तार से अभी माननीय मंत्री रेखा जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर आप सबके समक्ष रखा। जहाँ राज्य गठन के समय हमारे पीआरडी जवानों को मात्र 65 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता था, उसमें 10 गुना वृद्धि करते हुए 650 रुपये प्रतिदिन करने का काम किया है। वहीं हमने नई नियमावली जारी करने के उपरांत जहां एक और पीआरडी जवानों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी कार्य किया है, वहीं मृत एवं घायल पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को 70 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान की है। इसके साथ ही हमने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुए पीआरडी जवानों को 18 लाख रुपए का एकमुश्त सेवा भत्ता भी प्रदान किया है। यही नहीं, हमने सांप्रदायिक दंगों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया है, 1 लाख से 2 लाख किया है। हमने जहां एक और पीआरडी जवानों की अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु होने पर देय राशि 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की है। वहीं सामान्य ड्यूटी में मृत्यु होने के दशा में मिलने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया है। इतना ही नहीं, हमने सांप्रदायिक दंगों और अति संवेदनशील ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले स्वयंसेवकों के अंतिम संस्कार के लिए भी नई नियमावली में अलग से प्रावधान किया है। इसके साथ साथ हमने प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान के लिए संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50,000 रुपये की सहायता का प्रावधान भी
पीआरटी जवानों के लिए किया है। हमारे जवानों की सेवा के प्रति निष्ठा का सम्मान करते हुए हमने वर्ष 2023 में शासनादेश जारी कर मृत एवं अपंग जवानों के आश्रितों को पीआरटी जवानों के रूप में पंजीकृत करना आरंभ किया था, जिसके पश्चात अभी तक पंजीकृत 190 आश्रितों में से 133 आश्रितों को रोजगार भी प्रदान किया जा चुका है। मुझे बताया गया कि इस माह 149 पंजीकृत आश्रितों को विभागीय अर्धसैनिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिससे न केवल वो अपने कौशल में वृद्धि कर सकेंगे बल्कि भविष्य में पीआरटी सेवा के विभिन्न दायित्वों को और अधिक दक्षता और कौशल के साथ, तत्परता के साथ निभाने में सक्षम होंगे। आज के इस अवसर पर आपके लिए मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि पीआरटी के हमारे जवानों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। पीआरटी जवानों को अब ड्यूटी के दौरान चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में उपचार के दौरान ड्यूटी पर ही माना जाएगा और उन्हें अधिकतम 6 माह का मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम स्थल रायपुर में खेल मैदान का निर्माण भी किया जाएगा। सोमेश्वर आके साथियों, आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपके और आपके परिवारों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहेगी और आपकी सुविधाओं के विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः पीआरटी स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि, कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री गणेश जोशी ने सर्किट हाउस अल्मोड़ा में विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने कृषि, उद्यान, सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास विभागों की योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। समीक्षा के दौरान कई अधिकारी बिना आवश्यक आंकड़ों के उपस्थित हुए, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगली बैठक में सभी अधिकारी पूरे तथ्यों और आंकड़ों के साथ उपस्थित रहें। मंत्री जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनता के हित में कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना की जानकारी और सब्सिडी और लाभ से संभावित वितरण आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए। विभागों की प्रगति से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि विभाग के अधिकारी आंकड़ों के साथ यहाँ पर नहीं आए हैं। मैंने उनसे कहा कि भविष्य में जब आप बैठक में आए पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि आज जितनी भी चाहे भारत सरकार की हों चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो सीधे आम जनमानस तक अगर पहुँचे तो हम कृषि व उद्यान से इस प्रदेश की आर्थिकी को हम बदल सकते हैं। आज हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लेकर आए हैं, उसमें 80% सब्सिडी देते हैं। हम कीवी के लिए पॉलिसी लाए हैं, उसमें हम सब्सिडी देते हैं। हम ड्रैगन फ्रूट के लिए सब्सिडी लाए हैं, हम एप्पल के लिए सब्सिडी लाए हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में नरसिंह एकता मंच ने अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर घेराव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का भी समर्थन मिला है। नरसिंह एकता मंच के प्रदर्शन के चलते मौके पर ही भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि नर्सिंग स्टाफ की नर्सिंग भर्ती को वर्षवार करने की मांग है। परीक्षा के जरिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग है। 2500 से ज्यादा पदों पर वर्षवार तरीके से भर्ती करने की मांग की गई है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से वक्फ संपत्तियों में सुधार, पारदर्शिता और पंजीकरण प्रबंधन को सुगम बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए वेब पोर्टल उम्मीद में रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि तकनीकी और अन्य कारणों के चलते अब तक केवल 20% संपत्तियां ही पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की कुल 5,388 वक्फ संपत्तियों में से सिर्फ 1,471 का ही पंजीकरण हुआ है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी को अपनी वक्फ संपत्तियों को राज्य ट्रिब्यूनल में दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में गढ़वाल ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को 11 दिसंबर तक का समय दिया है। वक्फ बोर्ड ने उम्मीद जताई है कि रजिस्ट्रेशन की तारीख और आगे बढ़ाई जाए। देखिए, उत्तराखंड भी लगातार जो उम्मीद पोर्टल आया था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद, उसके ऊपर अपनी संपत्तियां दर्ज कर रहा था, लेकिन कई कारणों से हमारे यहाँ संपत्तियां 20% के करीब ही दर्ज हो पाई, यानी कि 5,388 में से कि मात्र 1,417 संपत्ति दर्ज हो पाई थी। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश था कि समय सर्वोच्च न्यायालय ना बढ़ा के कि सब अपने अपने स्टेट में जो अपने वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें जाए। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी वक्फ ट्रिब्यूनल गया है। तो जो गढ़वाल का ट्रिब्यूनल है उसने 11 तारीख का समय दिया है, यानी कि कल उम्मीद करते हैं कि कल दोबारा से समय मिल जाएगा और जो वक्फ पर संपत्तियां छूट गई हैं उनको दर्ज करने का एक अवसर पुनः मिलेगा। विद्या भारती और अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान की ओर से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पांडुकेश्वर में मातृशक्ति के लिए 1 दिवसीय सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम हुआ, जिसमें अलकनंदा घाटी की मातृशक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल परिसर से जुड़ी आचार्य गीता चौहान और लामबगड़ ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान मीना चौहान ने बताया कि इस सप्त शक्ति संगम में मातृशक्ति के 7 गुणों को समझाया गया है और इन गुणों को हमने किस तरह अपने जीवन में आत्मसात करना है, इसके संबंध में बहुमूल्य जानकारी और सुझाव दिए गए हैं। मैं आचार्य सरस्वती शिशु मंदिर की श्रीमती गीता चौहान, जो मैं लामबगड़ से बिलोंग करती हूँ। आज हमारे विद्यालय में सप्तशक्ति कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मातृशक्ति की 7 गुणों को बताया गया है और मातृशक्ति के जो ये 7 गुण हैं, मैं किस प्रकार से हमें उन गुणों को अपने अंदर लाना है, ये हमें इस कार्यक्रम के तहत हमारे मुख्य वक्ताओं ने हमें बताया। और हमारे आज की जो मातृशक्ति है वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वो हमारे अमूल्य समय देकर हमारे विद्यालय में आए और इस सप्तशक्ति कार्यक्रम को उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आगे भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो इसी प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा दे। जिस प्रकार से मातृशक्ति महिला सशक्त होगी तभी तो समाज सशक्त होगा। मातृशक्ति का ये जो कार्यक्रम है वो आगे भी इसी तरह आगे भी बढ़ेगा और आगे भी इस प्रकार के हमें देखने को मिलेगा। धन्यवाद। हरिद्वार उप संभाग में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून के निर्देश पर एआरटीओ निखिल शर्मा के मार्गदर्शन में एटीएस बहादुराबाद केंद्र का विशेष निरीक्षण किया गया, जिस दौरान टीम ने कुल 18 वाहनों की फिटनेस जांच पूरी की, जिनमें से 6 वाहन मानकों पर खरे नहीं उतरे और उन्हें सीधे फेल रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक विभाग को कुछ समय पहले वाहनों की फिटनेस जांच प्रक्रिया पर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर यह विशेष अभियान चलाया गया। एआरटीओ का कहना है कि वाहन फिटनेस जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी के तहत भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे। इसमें संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय देहरादून के द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो संभाग के अंदर जितने भी एटीएस सेंटर है वहाँ के जो संबंधित एआरटीओ हैं उनके द्वारा निरीक्षण किया जाए, वहाँ के जो हमारे आरआई टेक्निकल हैं उनके साथ। तो उसी के क्रम में हमारे यहाँ हरिद्वार उप संभाग में एटीएस बहादुराबाद संचालित है, तो उसका मेरे द्वारा एवं जो हमारे आरआई साहब हैं टेक्निकल, उनके द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक हमने यहाँ पे 18 वाहनों का निरीक्षण किया है, जिसमें से कि 6 गाड़ियाँ जो हैं वो फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगी और उनकी जो है आज की डेट में फेल्ड रिपोर्ट ही यहाँ से बन गई। देखिए, उन्हीं शिकायतों के क्रम में ही ये निर्देशित किया गया है आज इस इंस्पेक्शन के लिए और उन्हीं शिकायतों के क्रम में हम लोग आज यहाँ पे इंस्पेक्शन।
हरिद्वार में चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां एक कार कैरियर वाहन को सीज किया गया। अधिकारी नेहा झा ने बताया कि चेकिंग टीम ने वाहन को रोका, जो दिखने में कार कैरियर था, लेकिन उसकी आरसी में ट्रक क्लोज्ड बॉडी दर्ज मिली। दस्तावेजों की गड़बड़ी सामने आते ही वाहन को मौके पर ही सीज कर दिया गया है। जैसे कि आपको विदित ही है, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हम लोग लगातार प्रवर्तन कार्यवाही कर रहे हैं। आज ये मॉर्निंग चेकिंग के दौरान हमने इस वाहन को रोका, तो वाहन चूँकि आपको दिखाई दे रहा है, वाहन कार कैरियर है, लेकिन इसकी आरसी में जो बॉडी टाइप निकला वो ट्रक क्लोज्ड बॉडी निकला, इसीलिए हमने इस वाहन को सीज किया है। अब संभागीय निरीक्षक के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा, उनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसके बाद हम इस गाड़ी को रिलीज़ करेंगे। ये जो हमारी प्रवर्तन कार्यवाही है आगे भी जारी रहेगी और लगातार, चूँकि जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हरिद्वार जिले को हमें सड़क दुर्घटनाओं से मतलब न्यूनतम सड़क दुर्घटनाएं के लिए करना है, तो हमारा प्रयास लगातार जारी है और हम इस पर कार्यवाही करते हैं। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में नगर के कई समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर रामलीला मैदान में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में नगर की कई समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान अध्यक्ष विपिन गोरखा और संरक्षक प्रहलाद सिंह मेहता ने बताया कि जिले में एक भी लॉ कॉलेज नहीं है, जिस वजह से छात्र छात्राएं लॉ की पढ़ाई करने के लिए बाहर की दौड़ लगाने को मजबूर हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ पे समय दिया। अब आज लोहाघाट विकास संघर्ष समिति की कार्यकारिणी की बैठक है। उस कार्यकारिणी की बैठक में हमने लोहाघाट के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जैसे कि जो हमारी चर्चा इस बारे में हुई थी कि हमने कुछ दिन पहले ईओ साहब के साथ, नगर पालिका के ईओ साहब के साथ हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने उनके सामने एक बात रखी थी कि जो ये पार्किंग, जो 1,22,00,000 से जो पार्किंग बनी है, उस पार्किंग में या तो घंटों के हिसाब से सब लोगों के लिए खोल दिया जाए, और अगर यहाँ अगर ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो वो जो है बेरोजगारों को रोजगार करने के लिए दे दिया जाए, जिससे कि यहाँ की जो स्थानीय बेरोजगार है वहाँ पे अपना ठेला हेला लगा लोगों के, कम से कम कुछ भी नहीं तो ऊपर नीचे कम से कम 40-50 लोगों को, महिलाओं को, और हम तो ये भी चाहते हैं कि महिला समूह को भी अगर वो दे दिया जाए तो वो भी अच्छी बात है, उसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा। साथ ही साथ हमारे विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे अभी हमने लॉ कॉलेज पे भी बात की है, और हमने अभी बीच में भी अब आने वाले समय में पानी की किल्लत को देखते हुए उसमें भी चर्चा हुई है, और बहुत सारे जो अभी तक हमने बातें अपने लोहाघाट विकास समिति के माध्यम से उठा रखे, उन पर हम लोग चर्चा करके कल जल्द ही हम लोग विभागों में जाएंगे और डीएम साहब से इस पर बात करेंगे। लॉ कॉलेज की घोषणा लगभग 2012-13 में हुई थी। जिसने की थी? तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने यहाँ पर की थी। व्यक्ति नहीं होता पद पे, कुर्सी होती है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, हालांकि मैं वैसे बता रहा हूँ नाम की उनके कार्यकाल में हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कोई भी आता है उसका दायित्व होता है पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो घोषणा उसको पूरा करें। लेकिन आज तक हम ठगे गए हैं। इनकी घोषणाएं अभी तक ज़मीन में बहुत कम उतर पाई हैं। लॉ कॉलेज की घोषणा से हमारे यहाँ देखो, हमारे सराउंडिंग में देवीधुरा में, पार्टी में, लोहाघाट में सबसे बड़ा और पुराना डिग्री कॉलेज है यहाँ। आज चंपावत में डिग्री कॉलेज है, टनकपुर में इसी लेके डिग्री कॉलेज है। इतने जगह के हैं, इतने तमाम छात्र पढ़ के आगे निकल रहे हैं, सबको रोजगार मिल नहीं रहा है। कई लोगों को इस क्षेत्र में काम करना है था, लॉ के क्षेत्र में। हमारे इसमें काफ़ी बालिकाओं ने भी लॉ किया। देहरादून में सीएम धामी के निर्देशों पर जिला प्रशासन की दूरदर्शी पहल ने विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी राजधानी की पहचान दून बासमती को नया जीवन दे दिया है। सहसपुरा और विकासनगर क्षेत्र में ग्राम उत्थान और कृषि विभाग के सहयोग से किसानों और 200 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह ने दून बासमती टाइप 3 की खेती को नई दिशा दी है। रोपाई से लेकर प्रसंस्करण और बाजार उपलब्ध कराने तक विभाग ने पूरा सहयोग दिया, जिससे इस पारंपरिक और सुगंधित धान की चमक एक बार फिर लौटती दिखाई दे रही है। वहीं जिला प्रशासन ने 65 रुपये प्रति किलो की दर से 200 क्विंटल से ज्यादा दून बासमती की खरीद की है। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि देहरादून पहले के टाइम में दून बासमती के लिए बहुत जाना जाता था, बट इन द रिसेंट ईयर्स उसका थोड़ा जो ख्याति थी वो थोड़ी सी शीन आउट हो रही थी। तो उसी क्रम में हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, रिवाइवल ऑफ दून बासमती राइस इन डिस्ट्रिक्ट देहरादून। तो उसको हमने प्रॉपर रिवाइव करने के लिए एक कार्य योजना बनाई।
तो इसमें हमने सबसे पहले तो वो किसान आइडेंटिफाई करें जो ट्रेडिशनली यहाँ पे दून बासमती उगा रहे थे, स्पेशली सहसपुर विकासनगर ब्लॉक में ये ज़्यादा होती थी। फिर हमने उनके साथ फील्ड में जाके गोष्ठियाँ करी, उनसे समझा कि क्या प्रोसेस है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इसको हम कैसे वापस रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि दून बासमती एक महक होती थी, तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद ही आती थी, तो वो उन्होंने हमें बताया। तो इसी क्रम में हमने जो किसान विज्ञान केंद्र है उसको भी रोपिन करा और हमने जनपद स्तर पर डिटेल एसओपी बनाई कि सबसे पहले तो हमने ये एसओपी बनाई कि अगर कोई दून बासमती अगर कोई उगा रहा है तो वो कौन सी वैरायटी का उगाएगा और क्या प्रोसीजर से उगाएगा, पूरा डिटेल प्रोसीजर है, क्या टाइमलाइन होगी, उस बेसिस पे वो बनेगा। फिर उसके बाद हमने मार्केटिंग की एसओपी बनाई कि कैसे मार्केटिंग उसकी होगी। हमने इसमें अपना जो एसएचजी महिला समूह है, हिलांस का हमारा जो इसमें चलता है, तो उसके नाम से हमने ये लॉन्च भी करा है। ये जो हमारी देहरादून की परंपरागत जो बासमती है, जो कि ट्रेडिशनल जो लोग पहले जिसका खुशबू और एरोमा जिसका बहुत ज़्यादा था, उसको पुनर्जीवन करने के लिए सीडीओ साहब ने एक पहल की और उस पहल के तहत हमने लगभग अपने 250 और 200 से अधिक किसानों के साथ रेगुलर मीटिंग करके उनको किस तरीके से हम इस पोर्ट में लाएं कि वो कहीं ना कहीं इस बासमती की तरफ उगाने की तरफ अपना प्रयत्न शुरू करें। तो इसमें लगभग हमने 200 किसानों के साथ इसको शुरू किया और लगभग जो लास्ट में जो मार्केटेबल सरप्लस आया वो लगभग हमारे पास जो है 50 से अधिक किसानों का आया है और उसमें से अभी तक हम 200 क्विंटल प्रोक्योर भी कर चुके हैं और वो 200 क्विंटल जो हमने प्रोक्योर किया उसका डायरेक्ट किसानों ने ही जो है उसका पेमेंट किया है और उसको लगभग हम 13 लाख का पेमेंट भुगतान भी अब तक किसानों को कर चुके हैं। और ये सबसे बड़ी अच्छी पहल इसमें ये रही जो सीडीओ साहब के निर्देश अनुसार हमने शुरू किया था, उसमें हमने रेट पहले ही फिक्स कर दी। सो हमने जो है 65 रुपया किलो जो दून की ट्रेडिशनल जिसको हम टाइप 3 बासमती बोलते हैं उसका रेट 65 रुपये किया था। तो लोगों ने उसको जो है अपने ही उसमें डिसीजन लेके ये रेट तय करे थे और उसको खरीदारी भी शुरू करी। मेरा नाम सीता है, मैं तिलवाड़ी सहसपुर से हूँ और हमने दून बासमती चावल की खेती की थी, जिसका प्रशिक्षण हमें रीप और कृषि विभाग ने दिया था, जिसके कारण हम अच्छी उपज कर पाए और हम जिसे विभाग ने हमसे खरीदा है और उसका हमें भुगतान भी किया है। इसके लिए मैं रीप और पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं संजीत राणा, ग्राम निवासी जगतपुर ब्लॉक सहसपुर का रहने वाला हूँ और मैं जो है बासमती पुरानी बासमती देहरादून बासमती जो हमें प्रोत्साहन दिया है रीप और भारत कृषि मंत्रालय के द्वारा उसको उगा रहा हूँ, हमें प्रोत्साहन किया है। इसका जो है हमें उचित मूल्य सरकार ने हमारे घर से ही खरीदा गया है और जिसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।